हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट दो क्लासेस में देखा कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं, किस इज द डिग्री, बेसिस द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो उसके बाद हमने बताया था कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम we'll talk about the linear polynomials in depth and we'll do the exercise sums from your textbook as well. Okay, कि linear polynomials क्या होता है। तो polynomial of degree 1 जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई भी polynomial अगर उसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है ax प्लस बी, जहां पे a एंड b आर इंटीजर्स एंड a क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 है। इसको हम क्रॉस कर देंगे तो a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये एक जनरल पॉलिनोमियल होता है। इसको हम अगर इक्वेट लिख देते हैं, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो दिस इज रेड एज, इसको कैसे पढ़ा जाता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब वेरिएबल एक्स। अगर आप इसको y में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पी वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी। ठीक है। क्या होगा अगर a 0 हो गया, इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b, ये तो 0 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू b, जो कि एक सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा 1 डिग्री में, राइट। जो a की वैल्यू है x के साथ वो 0 नहीं होने चाहिए। और यहां पे देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, राइट। इसको लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। द मोमेंट वी आर डूइंग द इक्वेट, राइट, जैसे इक्वेट करते हैं सम कांस्टेंट से, कि एक इक्वेशन बन गया बिकॉज वी हैव द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। It can be written as ax plus b equals to 0, right? Where a is not equal to 0 and a and b are real numbers. आप रियल नंबर्स कह दो या आप इंटीजर्स लिखो, चलो इसको रियल नंबर्स ही कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं रियल नंबर्स। a and b are, a and b are रियल नंबर्स। ये ज़्यादा जेनरिक है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि x की वैल्यू कभी कभी 3/2 भी होती है, सॉरी नॉट x, a की वैल्यू और b की वैल्यू भी होती है अलग अलग। ठीक है, तो इसको जनरल, आप एग्जाम्पल इसको देखो, यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस थ्री, 2x+3, ये तो अभी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसको अगर किसी चीज के इक्वल कर देते तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चूंकि पावर 1 है तो लीनियर है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। टेक्स्ट बुक में कुछ सम्स हैं जो एग्जाम्पल सम्स दिए हुए हैं, आई एम इंक्लूडिंग दोज एज वेल सो दैट यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसको देखते हैं पहले। आपका जो क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1 जो है आपके टेक्स्ट बुक में, वो दिया हुआ है पेन्स एंड पेंसिल बॉक्सेस, और वहां पे आपको इस तरह का कुछ बॉक्सेस बने होंगे। मान लो एक रेड है और दूसरा वो कह रहे थे कि ब्लू है, तो चलो ब्लू इसको ले लेते हैं, इसको ब्लू ले लेते हैं, राइट। राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, कितना बॉक्सेस ने खरीदा इसने, एक्स, ये एक्स बॉक्स खरीदा और ये वाई बॉक्स खरीदा। सो 4 पेन्स ईच, और एक्स रेड बॉक्सेस कंटेनिंग 4 पेन, इसमें 4 पेन हैं, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 ये पेन है। और इसमें क्या है, पेंसिल है, इस तरह दिखाते हैं 1 2 3 4 5, 5 पेंसिल है। इसमें क्या है, पेन्स हैं, और इसमें ये सारे क्या है, पेंसिल्स। ठीक है। एंड वाई ब्लू बॉक्सेस कंटेनिंग 5 पेंसिल्स, इसमें कितने, 5 पेंसिल हैं और इसमें 4 पेन्स। If he also received 3 extra pens free, वो कह रहा है कि he received 3 extra pen free, उसको ये बाय करने के बाद उसको +3 extra pens, I believe, right, pens, 3 extra pens उसको मिले। Find an algebraic expression for the total number of pens and pens. तो इसके लिए एक algebraic expression बनाना है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करे।
तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स जो हमने लिया है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस इज इक्वल टू वाई। करेक्ट। अब देखिए, जैसे आपको मानते हैं ये एक एक बॉक्स में 4 पेन है, तो अगर आपने 2 बॉक्स लिया, ये बॉक्स बना, एक में 4 है तो 2 में कितना होगा? 4 इंटू 2। 3 अगर होगा तो कितना होगा? 4 इंटू 3, है ना। अगर एक में 4 है तो 2 होंगे, 2 बॉक्स खरीदा कितना होगा आपको? 4। एक में 4 है तो 2 बॉक्स खरीदा तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 8 हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो 4 ही है, 4 इंटू 1 इसको लिख दो, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलता जाएगा। तो इसी चीज में, इसी क्रम में, अगर हमने, हमारे पास बॉक्स कितने खरीदे, उसने उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ बोला है एक्स बॉक्स खरीदा। तो अगर एक्स बॉक्स खरीदा तो पेन्स कितने होंगे उसमें? 4 तो फिक्स है एक को, और कितने बॉक्स लिए? एक्स, तो 4x इक्वल्स टू 4x। ये रेड पेन की बात हो गई, है ना। अब ब्लू बॉक्स में देखते, ब्लू बॉक्स में एक है तो कितने पेंसिल्स है उसमें? पेंसिल्स 5। अगर 2 है तो कितने होंगे? 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे। 3 है तो कितने होंगे? 5 इंटू 3। इसी तरह से अगर मान लो उसमें y बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस खरीदे? y बॉक्सेस, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y। करेक्ट। अब इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है, कितना हो जाएगा? एज पर क्वेश्चन आप बोल सकते हो, एज पर क्वेश्चन, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट गिवन, स्टेटमेंट जो दिया गया है। तो उसने कहा है कि उसने कितने बॉक्स, कितने कितने रेड बॉक्स लिया? रेड बॉक्स उसने लिया 4x, प्लस ब्लू बॉक्स कितना लिया? उसने 5 लिया था, और नंबर ऑफ पेंसिल्स उसमें y है, तो ये कैसा कितना हो जाएगा? 5y। बट वी आर मिसिंग वन थिंग, उसको 3 एक्स्ट्रा पेन्स भी मिले, इसको क्या ऐड कर देंगे? प्लस एक नंबर है 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें आगे कहता है, हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर इसमें कोफिशिएंट टर्म कौन कौन से हैं? टर्म अगर देखो तो एक टर्म कौन सा है? एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अब कोफिशिएंट अगर हम देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है न्यूमेरिक पार्ट? 4। कोफिशिएंट ऑफ y अगर देखें तो y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 5, तो 5 हो जाएगा। और ये क्या है? ये तो कांस्टेंट टर्म, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, और वो क्या है? 3। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट कहा उसको उसने बोला एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आप लिख दो, दिस इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, राइट। राइट। बट हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किया, क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए कि पेन्स को दिखाने के लिए, रेड बॉक्सेस को दिखाने के लिए एक्स लिया, और ब्लू बॉक्सेस को दिखाने के लिए वाई। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन देखा, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब इसमें 2 टर्म चीज आपको दिखाई पड़ रही है, एक ए, दूसरा बी, ठीक है। तो ए जो है, जो स्लोप अगर हम बोलेंगे, ए को जो है स्लोप कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है? स्लोप। स्लोप एक्चुअली होता क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज अगर हम कहेंगे, इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इसका मतलब होता है व्हेन वन क्वांटिटी चेंजेस, what change in डिफरेंट, मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक चीज आप चेंज करते हो तो दूसरे में क्या चेंज आता है। और मार्क द वर्ड, मैंने बोला यहां पे चेंज। चेंज का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है ना।
तो स्लोप इज रेट ऑफ चेंज और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। अब जैसे 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 मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये एक एग्जाम्पल और इसको ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमने बोला y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, अब इसका एक ग्राफ हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है, एक दो चार पॉइंट ले लेते हैं, आप दो तीन कितना भी ले सकते हो, ये x की वैल्यू दे दिया, हम y की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, एक मैं दिखाता हूं आपको, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अगर है तो x की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू जीरो प्लस 1, ये हो गया आपका 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो x की वैल्यू आपने जीरो रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ये 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 5 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7, राइट। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू क्या है, 0, और y कहाँ है, तो x की वैल्यू 0, y 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी, 3, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3, यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे, और x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 7, x की 3 ली तो y की वैल्यू 7, ठीक है। तो ये जब हमने देखा सारे पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, दिस इज अ तो स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन का और क्या है, एक तरीका है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 है। सेकंड, ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग स्लोप की बात कर रहे थे, ठीक है, तो स्लोप की बात कर रहे थे। तो पहले यहां देखते हैं, ये आपके बुक में नहीं दिया है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट जब आप 10th में जाओगे तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं मैंने अभी क्या बोला था, इसके पहले क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज। तो व्हेन वन क्वांटिटी चेंजेस, व्हाट चेंज अकर्स इन डिफरेंट क्वांटिटी चेंजेस, और आप इसको ऐसे लिख लो, यूनिट चेंज करते हैं तो दूसरे में क्या होता है ना। तो आप देखो, यूनिट का मतलब क्या, या 1 से 3 भी आप ले सकते हो, 0 से 1, है ना, और या तो 1 से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो। अगर आप यहां से यहां भी जाओगे तो क्या होगा, यूनिट चेंज, 0 से 1 हुआ, या 1 से 2 लिया तो ये भी 1 से 2 पे गए तो कितना हुआ, यूनिट चेंज। तो जैसे मान लेते हैं, मैं ये 2 और 3 का यहां से ले लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर इस पॉइंट, ये जो है इस पॉइंट को दिखाता है, और इस पॉइंट को दिखाने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को दिखाने का मतलब क्या हुआ, कि हम क्या करते हैं, ये यहां से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, याद है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, है ना। 2 वाले का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को कहेंगे a, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना, 1 और 3, देखो x के कोऑर्डिनेट 1, इसका 3। ये पॉइंट अगर हम ले लेते हैं इस पॉइंट को b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 और 5। इसको मान लेते हैं ये है x1 और y1, दो कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं x2 और y2, मतलब ये पॉइंट यहां से जो है, यहां से जाकर के यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो चेंज कितना आया x में कितना चेंज आया, तो 1 से 2 गया, है ना, 1 से 2 गया, तो चेंज कितना हो गया, 1 का चेंज। और y में क्या चेंज आया, पहले 3 पे था, अभी जो है 5 पे आ गया, तो कितना चेंज हो गया, ये 2, राइट। ये तो हमने देख के निकाल लिया, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन y एक क्वांटिटी होगी, y में कितना चेंज हुआ, और x जो है एक क्वांटिटी होगी कि x में कितना चेंज हुआ। तो स्लोप जो कहते हैं हम, स्लोप वो कहते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, y कोऑर्डिनेट में चेंज क्या होगा, y कोऑर्डिनेट में चेंज क्या हो गया, 2,
और एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो गया 1, तो इसका मतलब 2 हो गया। तो ये इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, यही ए की वैल्यू आप हो गई। और यही आप ये इक्वेशन में देखो तो ये जो है ये क्या है, ये आपका ए है। मतलब चेंज कैसे हो रहा है, इसी को फॉर्मूला में और लिखते हैं। इसको इस तरह से अगर आप लिखोगे तो लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 5, ऐसे में निकाल लो 5 है, माइनस y1 कितना है, y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई x2 कितना, x2 कितना है 2 माइनस 1, तो 2 बाई 1 अगेन इट इज 2 विच इज सेम हियर। किसी एक क्वांटिटी में यूनिट चेंज करने पर दूसरे क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ता है, उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, और इसी में आपने एक चीज और देखा था, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो ये b क्या है, b को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 वी गेट y इंटरसेप्ट। मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट हमें देखना है, तो ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है 1 पे, राइट। इसीलिए इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये इंटरसेप्ट b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो y एक्सिस को कहां पे काटता है स्ट्रेट लाइन, उसको कहते हैं उस लीनियर इक्वेशन का या उस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट कहते हैं। तो y कोऑर्डिनेट को कहां पे काटेगा, इसका मतलब उस पर x कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब 0 रखेंगे वी गेट द y इंटरसेप्ट। अभी ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है स्लोप एंड इंटरसेप्ट का, आगे हम और डिटेल में करेंगे। चलिए यहां तक बात क्लियर है। नाउ यही आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है अगेन, ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ L मीटर। बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया, मान लेते हैं इसको नाम दे दो A B C D। ये जो पार्ट है ये इसका लेंथ होता है और ये दोनों क्या थे, बराबर होते हैं। तो अगर इसका लेंथ L मान लिया है ना, लेंथ कितना मान लिया L, ये जो विड्थ की वैल्यू है वो W दी होती है, ये W तो ये भी W। आप जानते हो लेंथ के रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से कि उसके लेंथ जो इक्वल होते हैं और ब्रेथ भी इक्वल होते हैं, राइट। ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है A rectangular garden has length L meter, width W meter हो गया। Wire fencing along the length cost 100 rupees per meter। वायर फेंसिंग करानी, अब मान लो एक तरह से आपका एक छोटा सा खेत है, तो लेंथ के साइड से आप जो फेंसिंग करा रहे हो, लेंथ के साइड से जो फेंसिंग करा रहे हैं, कौन सा फेंसिंग है, वुडन फेंसिंग, लकड़ी का फेंसिंग करा रहे हैं लेंथ के साइड से, ठीक है। और ब्रेथ के साइड से वायर की फेंसिंग करा रहे हैं। वायर फेंसिंग इधर जो है वायर फेंसिंग है लेंथ में, वायर फेंसिंग, और इधर जो है वुडन फेंसिंग है, ठीक है। तो मान लेते वुडन फेंसिंग ऐसे ऐसे कराया इधर, और ये भी इधर होगा। लेंथ की फेंसिंग ऐसे मान लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है, ओके। नाउ ये कह रहे हैं कि वायर फेंसिंग अलोंग द लेंथ की तरफ जो फेंसिंग करा रहे हैं उसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर मीटर। मान लो ये लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी 10 मीटर है, मान लेते हैं 10 मीटर, तो 1 मीटर का 100 रुपीज, तो 10 मीटर का कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ एंड वुडन फेंसिंग का जो इधर से वुडन फेंसिंग कराया है ब्लू वाला टेप, वो उसका कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर एंड सीड्स कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो मान लो ये रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन ही है ना, तो इसके अंदर कुछ बीज डालेंगे, आप पौधे लगाओ कुछ भी लगाओ, तो बीज जो डाल रहे हैं उसका कह रहा है कि ये जो मान लेते हैं ये यूनिट एरिया है, तो यूनिट एरिया का कॉस्ट जो है, यूनिट एरिया कॉस्ट ऑफ यूनिट एरिया जो दिया है वो दिया है 50 रुपीज। तो जितना टोटल एरिया होगा इसका, यहां से यहां तक जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा यहां से यहां तक, इसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें इस कॉस्ट के हिसाब से उसका कॉस्ट निकालेंगे कि कितना लगेगा। फाइंड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। ये बोल रहा है
कि इधर जो वुडन फेंसिंग करा, वायर फेंसिंग करा, इधर जो वुडन फेंसिंग करा, और जो बीज लगाने का खर्च है, सीडिंग करने का जो खर्च है, इन तीनों को मिला करके एक आप क्या बताओ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग, वायर फेंसिंग along the लेंथ, लेंथ के क्या होगा, कितना है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ कितनी है एल, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 मीटर है ना, 100 मीटर यूनिट लेंथ का, तो मान लो लेंथ एल की वैल्यू 4 होती तो 4 इंटू 100 400 मीटर। बट इसमें आप क्या देख रहे हो, लेंथ इधर भी है और इधर भी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L, तो 2L इंटू 100। सेम थिंग कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, वुडन फेंसिंग along द विथ, विथ की तरफ कितना हो जाएगा W, है ना, विथ W दिया हुआ, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 80, तो दो साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200L, और ये कितना हो गया 80 टू जा 160 W। ये तो इसका कॉस्ट आ गया लेंथ का और ब्रेथ का फेंसिंग का। अब कॉस्ट सीट्स का निकालना है, तो पहले देखो, अगर मान लेते हैं इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द गार्डन ABCD बराबर कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो लेंथ तो L है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है W दिया हुआ है, ये टोटल एरिया है ना, तो यूनिट एरिया इज 50 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ होल एरिया टोटल एरिया कितना 50 इंटू L इंटू W, जो हो जाएगा 50L और W, राइट। अब कुछ नहीं करना, तीनों को मिला देना है, तो हमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ ये फेंसिंग, वायर फेंसिंग 200L प्लस ब्रेथ विड्थ के अलॉन्ग 160W प्लस सीडिंग करने के लिए 50LW, ये आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा, राइट। एनी कस्ट, एनी प्रॉब्लम। ये कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक। टर्म्स कितने हो जाएंगे, आप बोल दोगे अगर आपको लिखने बोले टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स लिखेंगे 3 टर्म्स है, और उसको लिख देंगे 200L, कि प्लस माइनस अलग होते हैं ना, दूसरा 160W और तीसरा 50L। अब ये कह रहा है वेरिएबल्स कौन कौन से, वेरिएबल्स दो ही हैं, एक है L एंड W, ठीक है। L वेरिएबल का निकलता है, तो L के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 200, तो 200 लिख दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ W के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 160, इसको 160 लिख। और कोफिशिएंट ऑफ LW अगर पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ LW दोनों एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा 50, ये हो गया। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 से कैसे अलग है। यहां पे देखो एक्सप्रेशन क्या था हमारा, दो वेरिएबल तो हैं एक्स एंड वाई, बट एक कांस्टेंट टर्म है, और यहां पे क्या है, इसमें भी दो वेरिएबल हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ 3 टर्म है, राइट, दिस इज द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट में है वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म रेक्टेंगल, ये 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस वायर को आप मोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे मोड़ सकते हो, और राउंड भी मोड़ सकते हो। आप इस वायर को एक बार ऐसे मोड़ करके इस तरह से भी बना सकते हैं, राइट। तो वही कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म रेक्टेंगल, इफ द लेंथ इज x सेंटीमीटर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पे कह रहे हैं वायर ऑफ लेंथ, ये वायर 20 सेंटीमीटर का है, तो कोई भी चीज अगर यहां पे देखेंगे, कोई भी चीज जितनी लंबी है, इसी को बेंड करके आपने ये वाला रेक्टेंगल बना,
इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये L अगर लेंथ है, ये B अगर ब्रेथ है, ये भी लेंथ L होगा, ये भी B होगा, तो क्या होगा, इन सब को ऐड करेंगे तो ये लेंथ आएगी, आएगी कि नहीं। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इन दिस केस पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सो आप ऐसे लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बिकॉज यही पेरीमीटर क्या, ये क्या होता है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ जो कि आपको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका लेंथ और ब्रेथ हमने ले लिया, तो इसका पेरीमीटर हमने, अगर इसको हमने अब क्या किया, इसको ये रेक्टेंगल में बंद कर दिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, नाम दे दो ABCD, ABC, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 इंटू L प्लस बी। ये कैसे आया आपको पता है, लेकिन फिर क्या होता है, मैंने बोला टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना हो गया, एक L दूसरा L ये दूसरा B ये दूसरा B तो कितना हो गया, ये 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन लेंगे तो L प्लस B, यही होता है टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर। तो ये हो गया, है ना। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो L प्लस बी इक्वल टू, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का कॉम्बिनेशन जो होगा 10 होगा। अब ये क्या कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। तो उसका कह रहा है कि लेंथ को आप x मान लो, लेंथ को x मान लिया, तो ब्रेथ कितना होगा आप बताओ, यहां से देखिए, अगर L प्लस बी लेंथ एंड ब्रेथ जो है 10 है, तो इसको x मान लो, अभी जैसे दिया b बराबर 10, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ये क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया के लिए जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो लिखने की बोल रहा है, वो क्या होगा, ये। ठीक है, अब कह रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स इन कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म कितने हैं, 1 2, तो टर्म्स लिखना है, टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो लिखेंगे पहला क्या है 10x विथ साइन, दूसरा क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब क्या कह रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल तो एक ही है इसमें, वेरिएबल हमने क्या लिया, x है। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 10, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है -1 है, तो -1, ये आपका आंसर है। कैन यू पॉइंट आउट एनी, सेकंड कह रहा है कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस obtained in example 1 and 3। सो 1 में क्या था, वो रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्सेस वाला था, वहां पे क्या था 4x प्लस 5y प्लस 3, है ना, तो वहां पे दो वेरिएबल थे x एंड y, यहां पे कितने वेरिएबल है, x है। तो डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम्पल 1 एंड द एग्जाम्पल 3 इज दैट एग्जाम्पल 1 have two variables while example 3 has only one variable which is x। Now we have come to the exercise 2.1। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा करा था, फिर भी आई थॉट इसको सिलसिलेवार ढंग से फिर से सही से बता दिया जाए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सेट 2.1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री क्या बताया था मैंने आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ a variable in a polynomial, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है, तो इसकी पावर यहां 1, यहां पे 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2। इसकी, इसमें 1 है, ये 3 है, मैक्सिमम क्या हो गया 3, तो डिग्री क्या हो गई 3।
इसमें क्या डिग्री हो गई? इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी डिग्री 0 होगी, राइट? बट अगर आपको किसी को समझाना है या आपको खुद पहले समझना है तो कैसे कर सकते हैं? आप देखो, -9 को क्या हम -9 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि वी नो दैट कि किसी भी चीज पे पावर कितना होता है? 1 होता है। मैंने x लिया, आप y भी ले सकते हो क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब, अब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप देखो इसकी पावर कितनी है, ये 0। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? तो दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप एक्सेस ये समझने के लिए है, बट आप सिंपल बोल सकते हैं इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। इसमें कितना होगा? जेड की मैक्सिमम पावर कितना? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। सेकंड क्वेश्चन, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 to 3। तो देखो, पॉलिनोमियल्स लिखने के पहले एक इंपॉर्टेंट, जैसे मान लेते मैं ये लिखता हूं 4x² प्लस 3x माइनस 9। तो आप देखो ये पावर क्या है? पहले 2 था, उसका क्या हुआ? 1, उसके बाद x की पावर 0, मतलब घट के, ये नहीं लिखते हैं तो पावर रिड्यूसिंग होती है, घटते जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको उस तरह से लिखना है। आप सिंपल, आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं 4x² माइनस 9, ये भी एक डिग्री 2 पॉलिनोमियल है जिसमें कि ये x की टर्म नहीं है। बट इन जनरल अगर आप लिखते हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि पावर घटते हुए क्रम में आता है, बट वो पावर जो घटते हुए क्रम में आ रहा है कोई पावर नहीं भी हो सकता है, राइट? तो डिग्री 1 अगर लिखना है, सिंपल एक एग्जांपल मान लो 2x प्लस 1 दे दिया हमने, पावर 1, ये क्या हो गया? डिग्री 1 का एग्जांपल। डिग्री 2 अगर लिखेंगे तो मैंने मान लेते 3x² है प्लस 5x माइनस 7, ये क्या हो गया? डिग्री 2 का एग्जांपल। आंसर्स अलग हो सकते हैं सबके, है ना? अब एक और देते हैं, अब मान लेते 4x³ है माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1, ये क्या हो गया? डिग्री 3। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में ये x³ का कोफिशिएंट क्या है और x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है? तो ये देखना है। तो आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ कितना दिख रहा है? x² पहले बोल रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है नंबर में? 6, और क्या है? विद प्लस साइन, तो प्लस 6। प्लस नहीं भी लिखोगे तो आपको चलेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, इसके साथ क्या है? देखो 3 के साथ इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है नंबर? ये -3 है, इसके कोफिशिएंट कितना हो जाएंगे? -3, इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। तो z की, अभी ये देखो इसमें, अभी मैंने बताया था एक, ये आपका पॉलिनोमियल है 4z³ 3 पावर है प्लस 5z² माइनस 11। मैंने अभी आपको बताया था कि पावर घटते हुए क्रम में आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पावर 3 था, 2 था, 1 होना चाहिए, मतलब 5, 7z, 3z कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नहीं भी हो सकता है, उसके बावजूद चूंकि मैक्सिमम डिग्री जो है, पावर जो है 3 है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। बट तो जो चीज नहीं है, इसके पहले भी हमने -9 वाले केस में बताया था, जो चीज है ही नहीं उसको क्या मान लेंगे? उसकी डिग्री 0 मान लेंगे। लेकिन आपको समझना है, तो चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4z³ प्लस 5z² प्लस 0 इंटू z माइनस 11। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब जी इसकी पावर कितनी है? 1 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो एक्चुअली ये एब्सेंट था, इसलिए हम लिखेंगे यहां पे, इसका आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ठीक। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन है? ये है, बट वी ऑलवेज राइट विथ साइन, सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये आपका आई बिलीव एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 2। इसमें एक एग्जांपल है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के क्या होते हैं? सारी साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पेरीमीटर x में अगर दिया है वेरिएबल यूज करके, इसका मतलब उसका साइड x है।
उसका साइड x। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल में बताया था पेरीमीटर क्या होता है, एड ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x ही हो गया। और हम जानते भी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड विच इज अ लीनियर, ये बोल रहा है। तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 4x, मतलब ये y क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, पेरीमीटर। Find the perimeter of squares with side 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter, 3 centimeter। तो ये एक तरह से ये क्या एक फॉर्मूला है। आपको आपको साइड की वैल्यू डालते जानी है। तो साइड की वैल्यू क्या क्या है आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 1, दूसरा क्या है x की वैल्यू क्या है आपके पास 1.5, तीसरी क्या है x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 सेंटीमीटर, फिर चौथा क्या है x की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5 है, और लास्ट में आपके पास है x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कर दो सबको। अब कह रहा है कि इसका जो है सबका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास 4x है। इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 2.5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर व्हेन द साइड इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले साइड क्या था आपके पास x सेंटीमीटर, राइट। अब न्यू साइड कितनी है, न्यू में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साइड बढ़ गई। ठीक है, कितनी बढ़ गई 0.5, तो x में ही तो 0.5 बढ़ेगा ना। पहले एक था तो उसे 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 हो गया। तो x अगर है तो x में क्या करेंगे 0.5 हम ऐड कर देंगे, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर व्हेन द साइड इंक्रीजेस बाय 0.5। तो क्या हो, तो न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा, न्यू पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, न्यू साइड। ठीक है, तो क्या हो गया 4 इंटू न्यू साइड कितना आपका निकला x प्लस 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 को ये क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4x प्लस ये 0.5 मतलब आधा है, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2 होगा, तो 4x प्लस 2। तो न्यू पेरीमीटर क्या हो गया आपका, न्यू पेरीमीटर 4x प्लस 2। मतलब पहले से कितना बढ़ गया, पहले कितना था 4x, अब कितना हो गया 4x प्लस 2। तो ये तो पहले से था ही, बढ़ा कितना, कितना बढ़ा 2। तो हर एक की साइड जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अब अगर ये है मान लो x है तो x अब कितना हो गया x 1.5, तो न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5, तो मतलब कितना हो गया ये 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 प्लस 2 कर दो इस वैल्यू से, तो ये क्या हो गया 6। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर। ये 10 प्लस 2 12 सेंटीमीटर, और ये 12 प्लस 2 14 सेंटीमीटर। सो न्यू पेरीमीटर जो है आपका ये इस तरह से हो जाएगा। हर एक न्यू पेरीमीटर जो है अपने पहले वाले पेरीमीटर से 2 यूनिट ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, अब ये देखिए, ए चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200 plus ₹50 for every match played. The following table shows the amount of a player will have to pay as the number of matches varies. ठीक है, देखते हैं इसको। वो तो एक चेस क्लब है, आप देखिए जाते होंगे आप, जैसे जिम में भी जाते हो तो क्या होता है एक मेंबरशिप फी लेते हैं एंड देन दे चार्ज मंथली कितना है। तो मेंबरशिप फी जो हो वो क्या होता है एक फिक्स अमाउंट होता है कि वो देना ही देना है। आप लाइक रजिस्ट्रेशन फी, राइट, आप कहीं किसी चीज रजिस्ट्रेशन आप एग्जाम आप एडमिशन भी लेते हैं तो क्या होता है एक रजिस्ट्रेशन फी होता है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फी व्हिच इज कॉमन फॉर एवरीवन, इट्स अ फिक्स्ड चार्जेस एंड देन यू हैव टू पे मंथली चार्जेस और व्हाटएवर इट इज। तो सेम थिंग हियर, अ चेस क्लब, एक चेस क्लब है वो चार्ज कर रहा है ज्वाइनिंग फी ऑफ 200 रुपीज। तो ज्वाइनिंग फी कितना है, ज्वाइनिंग फी
इज इक्वल टू 200 रुपीज। ये फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अब चेस खेल रहे हो तो हर एक मैच खेलोगे, तो एक मैच खेलने का वो ₹50 चार्ज करते हैं। अगर 2 मैच खेला तो कितना चार्ज करेंगे? 2 इंटू 50, मैच नंबर ऑफ मैचेस 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, कितना हो गया? ₹100। 3 मैचेस खेलेंगे तो 3 इंटू 50, तो ₹150, है ना? कॉस्ट ऑफ वन मैच ₹50, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज, ये जो टेबल है दिखा रहा है, द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे, वो अमाउंट जो प्लेयर को पे करना पड़ेगा एज पर द नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। जैसे कि नंबर ऑफ मैचेस सबके अलग अलग है तो अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो पहले मैच में कितना पे किया, अब देखो तो टोटल चार्जेस, अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें या बिल की बात करें तो क्या होगा? फिक्स चार्ज प्लस क्या? कॉस्ट ऑफ मैचेस प्लेड, यही होगा ना। तो फिक्स चार्ज का मतलब, ये फिक्स चार्ज का मतलब क्या हो गया? ये जो है आपका क्या है? ये क्या है आपका? ज्वाइनिंग फी। तो क्या है ये? 200 प्लस, अगर मान लेते हैं उसने एक मैच खेला तो कितना देना पड़ेगा? ₹50। 50 इंटू 1, एक मैच खेला, है ना। अगर उसने दो मैच खेला, तो अगर दो मैच खेला 200, तो फिक्स चार्ज है ही ₹50। और मैच कितने खेले? दो। फिर 3 के लिए, 3 मैच अगर खेला तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू कितने मैच? 3। तो मान लेते हैं इसका एल्जेब्रिक कि n मैच खेलते हैं। जब भी हम वेरिएबल में किसी टर्म को दिखाते हैं, किसी इक्वेशन को दिखाते हैं, हम कहते हैं वो दैट एक्ट्स लाइक अ फॉर्मूला, राइट। तो n मैचेज के लिए क्या हो जाएगा? 200 तो फिक्स है ही, प्लस ये 50 है, और नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? n। तो ये क्या हो गया? टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज ऐसे निकालेंगे, टोटल चार्ज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया। अब आप देखो इक्वेशन में बिठा करके, एक मैच है, कितना हो गया ये? 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250, ठीक है। दूसरा मैच है 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। तीसरा मैच है 200 प्लस 150 इज इक्वल टू 350 रुपीज, राइट। देखो एक मैच में 250, दूसरे में 300, 3 में 350, 4 में 400, 5 में 5। अब देखो यहाँ पे इसने m यूज करा है कि मैच नंबर ऑफ मैचेस, हो सकता है कि मैच है तो मैच का m ले लिया, तो इसको हम वही कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं कि इसने कितना मैच खेला? m मैच खेला, तो इसको m कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 m, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ प्लेयर, अभी हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया टोटल चार्ज का। इफ ए प्लेयर पेड ₹750, मतलब टोटल चार्ज उसने 750 पे किया है, ठीक है। ये कह रहा है कोई प्लेयर 750 रुपए पे करता है तो उसने कितने मैचेस खेले, मतलब आपको निकालना क्या है? एम की वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने निकाला अभी? 200 प्लस 50 एम, और ये चार्ज की कितना चार्ज कितना पे कर रहा है टोटल? 750। 200 प्लस 50 एम, इसको इधर ले जाइए, साइन चेंज होगा, 750 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 एम। तो ये कितना हो जाएगा? 550 डिवाइडेड बाई 50 एम। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 550 को 50 से डिवाइड कर दो, 10 गया 511। तो इसका मतलब m इक्वल टू 11, इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 11। इस आदमी ने कितने मैच खेले? 11 मैच खेले, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर का सम जो है 64 है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स? सो सबसे पहले जो लेट किसको करना है, दो नंबर्स क्या हैं, तो एक तो दिया हुआ है 10, तो लेट्स से कि एक नंबर जो हमारा क्या है? x मान लो। लेट वन नंबर इज x,
तो अदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, क्या कह रहा है, जो दूसरा नंबर है, दूसरा जो नंबर है, तो अगर मान लो एक नंबर मान लेते हैं 15 है, तो दूसरा नंबर बोल रहा है इससे +10, 10 ज्यादा है, तो कितना हो गया ये 25 हो जाएगा। देख लो डिफरेंस 10 का है ही ना, 15 से 10 ज्यादा है 25। तो अगर कोई मान लेते हैं कि कोई नंबर x है जिसको हम जानते नहीं, उससे 10 ज्यादा निकालना है, तो क्या करेंगे +10, इसका मतलब क्या हो जाएगा x + 10। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा x + 10। 10 ज्यादा है, एक होता है मोर देन, मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस, है ना। लेस देन अगर होगा तो क्या उसको लेंगे माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 64, है ना, सम ऑफ इक्वल्स टू 64। दो नंबर है क्या, एक ये x है, दूसरा कौन है x + 10। लिखो सम कैसे होगा, x + 10 इज इक्वल्स टू 64। ये क्या हो गया 2x + 10 इक्वल्स टू 64, और 2x इज इक्वल्स टू 64, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2x इज इक्वल्स टू 54। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 54/2, ये कैंसिल करेंगे तो 27, तो x की वैल्यू क्या हो गई 27। तो एक नंबर आपका आ गया, ये कितना आ गया 27, तो दूसरा क्या होगा 10 ज्यादा मतलब 37। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर इज कितना 27, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा x + 10, और x की वैल्यू क्या है 27 + 10 इज इक्वल टू 37। तो दो नंबर आप देख के भी लो, दोनों क्या कह रहे हैं गौरव, एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा है, ठीक है, और दोनों का सम 64 आता है, देखो ऐड करके आता है कि नहीं, 774 और बैलेंस 1, 3 2 5 1 6, 64 सही आ रहा। इनपुट एंड आउटपुट इन एग्जाम्पल 3 कौन सा था हमारा, एग्जाम्पल 3 था जो वायर हमने बेंड किया था रेक्टेंगल में, उसके बारे में कह रहा है, तो उसके बारे में देखते क्या कह रहा है। In example 3, interpret the area expression 10x minus x square as an input-output process. What value does it take when x equals to 60 centimeter? 6 centimeter. ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में क्या था, एक रेक्टेंगल वाला था, है ना, जिसका कि रेक्टेंगल था, और इसका हमने लीनियर इक्वेशन निकाला था कितना 10x minus x square, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको दिखाइए इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह, एंड इसकी वैल्यू निकालिए व्हेन x जो है 6 है, वैल्यू दूसरा निकालना है, वैल्यू एट x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखिए जैसे एक मशीन है, इसको मान लेते हैं, इसमें क्या है 10x minus x square, आई थिंक इसका पेरीमीटर था या एरिया था मेरे ख्याल से। अब इसमें क्या है, अभी कह रहा है कि इनपुट आउटपुट मशीन, तो इसको इनपुट देंगे, इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में आएगा एक वैल्यू ऑफ x, आउटपुट में क्या आएगा कि इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू 10 minus x square, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इनपुट आउटपुट कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो देखना है। x इक्वल्स टू, तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक टेबल ही बना लेते हैं, 1 2 3 4, चलो इतनी वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे ये मान लेते हैं x है और ये y। ओके, सो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, ये क्या हो गया 9। 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 10 टू द 20, है ना, क्या हो जाएगा ये 20 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 16, ये क्या होगा 16। 3 ले लिया तो 30 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21, ये 21 होगा। 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 16, इसका मतलब 24,
ठीक है 24। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट की तरह ये काम कर रहा है, हम इनपुट देते जा रहे हैं, हमें y का वैल्यू मिलता जा रहा है। ये सिर्फ ऐसे टेबल बना के आप दिखा सकते हो। अब क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, मतलब इस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू क्या, जब x इक्वल टू सी, सो एट x इक्वल टू 6 पे लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू डालो 6, सॉरी यहाँ पे x मिस हो गया, 10x माइनस x का, तो 10x की वैल्यू 6 रखो माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 60 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो देखो एक यहाँ भी डाल सकते हो कि अगर मैंने 6 वैल्यू लिया तो कितना आ गया 24। तो ये आपको, ये इक्वेशन में आपको इसके कहता है चैप्टर। एक्सरसाइज 2.2 विल स्टार्ट द नेक्स्ट डे। सो आशा करता हूं कि आपको लीनियर इक्वेशन डिटेल में समझ में आई होगी। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ए क्या होता है, स्लोप, बी इंटरसेप्ट क्या होता है, बट इसकी डिटेल एज आई सेड कि हम और डिटेल में देखेंगे जब हम ग्राफ्स करेंगे। लेकिन ओवरऑल आइडिया आपको लीनियर इक्वेशन और लीनियर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए stay focused, stay connected and keep studying. Thank you so much.